हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन लेकर के अभी चल रहे हैं। और हमने अभी लास्ट 4 साल के कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5th ईयर का होगा 2022 का। ठीक है, 2018 से 2021 तक कंप्लीट हो चुका है। और आई होप आप भी मेरे साथ, जैसा कि मैंने बोल रखा है कि प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। जब मैं क्वेश्चन पढ़ना बंद कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और उसी समय आप तुरंत पॉज दे दिया करो। ठीक है, पॉज दे करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सही हो रहा है गलत हो रहा है बात की बात है, पर उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका मार्क्स आ रहा है ऑनेस्टली उसको आप कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि इससे आपका ये रहेगा कि आप देखते रहो कि आपका इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और उसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर मान लो आपके सारे ही गलत हो जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्रैक्टिस ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे गलत हो जाएंगे चलेगा, मेन एग्जाम में नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, right to education has been included into the fundamental rights by Constitution's 103rd Amendment Act 2019, Constitution's 93rd Amendment Act 2005, Constitution's 86th Amendment Act 2002 और कॉन्स्टिट्यूशन की 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, ओरिजिनली जो था एजुकेशन जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आर्टिकल 45 में था। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि स्टेट को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना जरूरी है बच्चों को हु आर बिलो 14 ईयर्स में 14 साल से कम के हैं उनको। ठीक है, फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट आया हमारे पार्लियामेंट का और 2002 में, जिसने आर्टिकल 21 ए पार्ट 3 में इंसर्ट किया। ठीक है, जिससे राइट टू एजुकेशन जो अपना है वो फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या हो कि स्टेट को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना हर बच्चे को 6 से 14 साल तक देना जरूरी हो गया। और ये हर बच्चे का अधिकार हो गया कि वो स्टेट से मांग सकता था कि मुझे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चाहिए। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के साथ साथ ही दो तीन चीजें और भी मॉडिफाई हुई थी। आर्टिकल 45 में जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स का प्रावधान कर दिया गया, और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई 51 ए के सब क्लॉज में। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी थी कि अपने बच्चों को वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको दें। ठीक है, और लेटर 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया। ठीक है, जो और इस राइट को और ज्यादा इफेक्ट देने के लिए लाया गया था। ठीक है, मतलब एक तरह से बोलो तो टू गिव टीथ टू दिस एक्ट। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जेपीएससी शॉर्ट में बोलेंगे इसको, दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए कैसे स्टैब्लिश किया सकता है, और या कौन स्टैब्लिश कर सकता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट, या ऑप्शन सी राज्यसभा, या ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट्स। जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल 315 से 323 जो पार्ट 14 है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा था ये चीज। ठीक है, और नॉर्मली यूपीएससी जो होता है सेंटर के लिए होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी जो होता है वो इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए होता है। जैसे यूपी पीसीएस है यूपी के लिए, बिहार के लिए बीपीएससी है, राजस्थान के लिए आरपीएससी है, मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी है। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट्स के लिए अपना अपना अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, तो ऐसे ही दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए अगर जरूरी होता है तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए उन स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट जो है जेपीएससी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और जेपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The concept of basic structure of constitution was propounded by Supreme Court in case of Kesav Nanda Bharati versus State of Kerala 1973, Golaknath versus State of Punjab 1967, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब इस क्वेश्चन का तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गया है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। ऑप्शन ए केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में भी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही उसको मान के चलूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। फिर क्वेश्चन 4 आता है अपना।
कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन ही असर्शन में है द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वाटरशेड इन हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया और रीजन में है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेफर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ए है असर्शन गलत है, रीजन सही है। ऑप्शन बी है असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन सी दोनों सही हैं लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन डी है असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन और असर्शन जो और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन। अब इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर है कि दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन भी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। क्यों? क्योंकि बिफोर 1992 पंचायती राज जो था वो एग्जिस्ट करता था स्टेट लॉस की वजह से, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और उतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ करता था। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया पंचायत को। ठीक है, और उसने क्या किया साथ साथ में कि एक पार्ट 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया जो जो आर्टिकल 243 और 243 से लेकर के 243 ओ तक था। ठीक है, और 11 शेड्यूल भी इंसर्ट किए जिसमें 29 सब्जेक्ट्स थे जैसे हेल्थ, रूरल रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब पूरे टोटल 29 सब्जेक्ट्स आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें इंसर्ट हुई थी। ठीक है, तो उसमें कुछ की प्रोविजंस हैं। ये 73rd का 3 टियर सिस्टम है, ग्राम पंचायत में रहेगा, इंटरमीडिएट ब्लॉक समिति पे रहेगा और टॉप पे जिला परिषद पे रहेगा। ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, रिजर्वेशन होने चाहिए SC ST और वुमेन के। ठीक है, वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंसेस को में ताकि कि फाइनेंसेस जो है प्रॉपरली पंचायत तक पहुंचे स्टेट से। ठीक, तो ये सब चीजें प्रोविजंस और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आप लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर लंबा ना हो इसलिए इसको लंबा लेके नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कौन सी पार्टी सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई है उसको पहले लिखेंगे, जो सबसे लास्ट में एस्टेब्लिश हुई है उसको लास्ट में लिखेंगे। ये काफी फैक्चुअल सवाल है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन बहुजन बहुजन है, दूसरा समाजवादी है, तीसरा है तेलुगु देशम पार्टी, चौथा है AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। 3 1 2 4 यानी सबसे पहले आई तेलुगु देशम पार्टी, फिर आई बहुजन समाज पार्टी, फिर आई समाजवादी पार्टी, फिर आई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी TDP जो है वो 1982 में NT रामाराव के द्वारा स्थापित की गई थी। फिर बहुजन समाज पार्टी BSP जो है वो 1984 में कांसीराम द्वारा स्थापित की गई थी। समाजवादी पार्टी जो है 1992 में मुलायम सिंह यादव के द्वारा स्थापित की गई थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो बाकी 3 जो फाउंडर्स हैं वो तो नहीं रहे हैं। ये 1998 में ममता बनर्जी काफी रिसेंट है, तो ममता बनर्जी इसकी फाउंडर हैं और अभी भी हैं ही वो। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमिटी या नन ऑफ द अबव। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वो अभी ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था 2021 वाले में। तो इसका आंसर होगा पब्लिक जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सारे जितने भी ऑडिट रिपोर्ट होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह सब पे, PSUs पे क्या खर्चा हो रहा है, वो सब रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने वो ले डाउन करता है। ठीक है, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये इंश्योर करती है कि जो पब्लिक मनी है वो पार्लियामेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही स्पेंड हो रहा हो, कोई फालतू खर्चे नहीं हो रहे हो। ठीक है, जितना लिमिट था उससे ज्यादा एक्सीड ना कर रहा हो। ठीक, और जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो स्पेसिफिकली डील करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग से ही आप उससे ध्यान पर रखना। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs जो होते हैं, IOCL हो गया PSU आपका, फिर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, ये सब सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। ठीक है, ONGC। ठीक है, तो इन सब चीज से में कैसे खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट से कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये डील करती है। ठीक है, एस्टिमेट्स कमिटी जो रहती है वो सजेस्ट करती है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सके स्पेंडिंग में। ठीक है, वो एग्जामिन नहीं करती क्या की रिपोर्ट, सो वो बस सजेशन का उसका काम है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? इसको पीसा एक्ट भी कहते हैं। ठीक है,
पीसा एक्ट आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में, अगर आप पॉलिटिक पढ़ भी रहे हो या फिर एक सीरीज आती थी एबी न्यूज की, तो वो भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी आपने पीसा एक्ट का सुना होगा। पीसा एक्ट बहुत पहले चलता था, अभी भी मतलब वो वैलिड तो है अभी भी, लेकिन ये न्यूज में बहुत पहले हुआ करता था। तो इसका आंसर होगा 1996, पीसा एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को तो दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविजन था वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड एरियाज पे अप्लाई नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज के लिए अलग प्रोविजंस थे, और जो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। और इस पंचायती राज के प्रोविजन को शेड्यूल्ड एरियाज में भी जाए, ठीक है, उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले, उन ट्राइबल्स को भी इस चीज का बेनिफिट मिले, ठीक है। तो उसके लिए पीसा एक्ट 1996 में लाया गया था, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, ठीक है। पीसा एक्ट क्या करता है कि ग्राम सभा एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई होगी सेल्फ गवर्नेंस की शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर करता है कि वो अपनी ट्रेडिशंस हुए, उनके रिसोर्सेज हुए, उनके कल्चर हुए, उसको सेफ गार्ड वो खुद ही कर सके अपने लेवल पे, ठीक है। फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुए और बहुत सारी चीजें हैं जो पीसा एक्ट उनको ऑथराइज करती है, पीसा एक्ट उनको पावर देती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन, पहला इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट कब अनाउंस हुआ था? 25 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946। तो इसका आंसर होगा 25 अगस्त 1946, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का अनाउंस हुआ था, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी इंडिया की, जिस जो असिस्ट करती ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर, ठीक है। और फिर 25 अगस्त 1946 को अनाउंस किया गया था कि एक नई इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ऑफिशियली जो ऑफिस इसने टेक ऑन किया था वो 2 सितंबर 1946 को, विद जवाहरलाल नेहरू एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी एक तरह से हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे वो, ठीक है। फिर लेटर मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग उसको ज्वाइन की 1946 में, बाद में फिर वो निकल गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू कमिटीज ऑन पंचायती राज, ये क्वेश्चन भी 2021 में रिपीटेड क्वेश्चन था। देख रहे हो आप किस तरह रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, तो ये सब मतलब सस्ता नंबर है, ये नंबर अगर आपको आराम से मिल सकता है, ये नंबर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो चीजें पूछ चुका है वही चीज पूछ रहा है, तो उसमें माइनस में नहीं जाना चाहिए आपका मार्क्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में है बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में बनी थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में, एल एम सिंह भी 1986 में, और पी के थंगन कमेटी 1988 में, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखें, बलवंत राय का मेहता मेहता कमेटी लास्ट लेक्चर में हमने देखा 1957 में, बात सही है, ठीक है, ये सही है। अशोक राय मेहता कमेटी 1977 में, ये भी सही मार्क है। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में, ये भी सही मार्क है। और ऑप्शन डी 1988 में पीके थंगन कमेटी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? पहला, दूसरा, तीसरा? ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार आप लास्ट लेक्चर 2021 का भी देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा सिटीजनशिप, और चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कौन सा है? कंसिडर फॉलोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले यूनियन एंड टेरिटरी मेंशन्ड है पार्ट वन में, ठीक है। फिर दूसरा मेंशन्ड है सिटीजनशिप, तीसरा मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटी, चौथा मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो 1342, 1342, नहीं नहीं, वन सेकेंड, हाँ सॉरी, 1342 ही होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, तो पहले यूनियन एंड स्टेटरी है, फिर ठीक है, फिर फंडामेंटल, फिर सिटीजनशिप है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, फोर्थ पार्ट में। और थर्ड पार्ट में आपका ये फंडामेंटल राइट्स आया था, तो जो कि इसमें मेंशन ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1342, 1342, ठीक है।
तो अभी ये एक्सप्लेन कर ही दिया, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Which one of the following did not serve as vice president before assuming the office of president of India? यानी इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व नहीं किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले? ठीक है, ऑप्शन है आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकट रमन। तो इसका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, वो शंकर दयाल शर्मा वाइस प्रेसिडेंट 1987 से 1992 तक थे, ठीक है, और प्रेसिडेंट थे 1992 से 1997 तक। फिर जाकिर हुसैन जो थे 1962-67 तक वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट थे 1967 से 69 तक, 2 साल। फिर आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक थे, और प्रेसिडेंट थे 87 से 1992 तक, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 1977 में, और कभी भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने सर्व किया ही नहीं था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। और ऑप्शन डी, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो इसका आंसर होगा टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये आपकी डीपीएसपी में आती है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, यानी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है, ठीक है। बाकी जो है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये सब आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है, ठीक है, और जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड? लोकसभा और के इलेक्शन ईयर्स के बारे में दिया। 13th लोकसभा 1999 का, फिर 11th लोकसभा 1996 का, 9th लोकसभा 1989 का, और 7th लोकसभा 1982 का। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका 7th लोकसभा 1982 का। ये करेक्टली मैच नहीं, क्योंकि 7th लोकसभा जो है 1980 में हेल्ड हुई थी, 1982 में नहीं हेल्ड हुई थी। 1980 में आपको याद होगा, ये जब ये जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1977 में, तो 3 साल ही चल पाई थी। फिर 1980 में जो था पार्लियामेंट डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व हो गया था, तो फ्रेश इलेक्शंस हुए थे। तो 7th लोकसभा जो है उसके बाद ही, इसके बाद इंदिरा गांधी फिर चुन करके आई थी, ठीक है। तो वो 1980 में हुआ था। फिर 9th लोकसभा सही मार्क है 1989, 11 1986 और 13 जो है 1999, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं पॉलिटी के। और मैं फिर से एक बार रीइटरेट करना चाहूंगा, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छा नंबर लाना है मेंस में, अच्छा नंबर लाना है, रैंक मतलब जिससे चाहिए कि आपको एसडीएम और जो डीएसपी की पोस्ट है वो मिल जाए, और जो आपकी मनपसंद पोस्ट है वो मिल जाए, उसके लिए आपको आंसर राइटिंग ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अच्छा खासा आंसर क्वेश्चन आंसर्स लिखना होगा, उसको सही जगह पे इवेलुएट भी कराना होगा, ठीक है। अगर आपके पास मेंटर है तो वेल एंड गुड, मेंटर नहीं है, आप मेंटर की तलाश कर रहे हो, तो वी आर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू, ठीक है। हम आपका आंसर इवेलुएट कराएंगे। जो जिन कम ऐसे कैंडिडेट्स इवेलुएट कराते हैं जो जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, ठीक है, ताकि कि आपको सही मेंटरशिप मिले, सही आपका इवैल्यूएशन हो, ठीक है, इवैल्यूएशन में आपकी कोई गलती ना हो, ठीक। तो उसके लिए हमारे डिफरेंट प्लान्स है, आपको जो फाइनेंशियली आपको सूट करे, या फिर अगर आपको फाइनेंशियली कोई कंस्ट्रेंट है तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट। जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा विल ट्राई टू गिव यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो दीज फोर आर द मीडियम्स। आप जहाँ इन चारों में से जहाँ पे अगर पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब कमेंट पे भी अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो यूट्यूब कमेंट करके ही पूछ सकते हो। तो आज की इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2023 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।